वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कला के तत्व। तो कला के मुख्य 6 तत्व होते हैं। पहला है रेखा, आकृति जिसे रूप कहते हैं, रंग या वर्ण, चौथा है तान, पांचवा है पोत, छठा है अंतराल। तो पहले हम रेखा पढ़ेंगे। देखिए, रेखा किसे कहते हैं? अपने साधारण रूप से रेखा ज्यामितीय होती है। क्या आपने देखा होगा कि साधारण रूप से ऐसे कहा जाता है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम भी समझाना चाहते हैं। अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामितीय होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो वह रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा आत्माभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार आरंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। भारतीय कला रेखा प्रधान है। इसे आप जैसे मैं हाईलाइट किया हूँ आप भी कर लेना कि भारतीय कला रेखा प्रधान है। अतः अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया। परंपरागत कलाओं में भी रेखाओं के गूढ़तम सौंदर्य की दृष्टि से देखा जा सकता है। अब देखिए, सामान्यतः रेखा के 2 भेद माने गए हैं। पहला सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। चलिए देखते हैं रेखा की परिभाषा। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक रेखाओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूति रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए रेखा के प्रकार व प्रभाव। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती हैं तथा उसमें एक अर्थ निहित होता है। जैसे सीधी लंबवत रेखा, यह रेखा सीधी लंबवत होती है। इसका प्रभाव क्या है? इस रेखा का मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व व शाश्वतता आदि है। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखा, यह रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा के आधार प्रदान करता है। जैसे ऐसे जो खींच दिया जाता है। ठीक है, अब इसके हम प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रभाव है, इस रेखा से मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन है। कोणीय रेखाएं यह जो कोण बनाती हैं। ठीक है, प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता है। कर्णवत रेखाएं, आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं जो ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव नाटकीयता पर प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी तथा व्याकुलता है। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक पुंजीय रेखा, एक पुंज से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजीय रेखा कहलाती है। जैसे देखिए ये एक पुंज है, यहाँ से रेखाएं जो है निकली हुई है ना, यही इसका प्रभाव क्या है? इस रेखा का मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार है। इसके बाद है वर्तुल या चक्राकार रेखाएं। ऐसे देखो चक्र जैसे बनी है ना। प्रभाव, इस रेखा के प्रमुख प्रभाव भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति है। इसके बाद है प्रवाही रेखा। ऐसे ऐसे देखो चल रही है।
उल्टा सीधा ऐसे 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 ऐसे, है ना। वही प्रवाही रेखा के प्रभाव क्या हैं? इस रेखा के मुख्य प्रभाव गति, लावण्य व माधुर्य है। अब दूसरा स्टेप आता है आकृति, जिसे हम रूप कहते हैं। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। आकार मतलब आकार होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो यह रेखा का निर्माण होता है। जैसे ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु अगर एक ही दिशा में आएगा तो रेखा बन जाएगा, और यहीं अगर ऐसे 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 बनता है तो ये एक आकृति बन जाएगा। यही चीज़ ये कह रहा है। अतः रूप निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। अतः अब मैं बड़ा कर दिया हूँ, अच्छा लग रहा है ना। इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार के जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है, जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सममात्रिक और दूसरा है असममात्रिक। अब देखिए सममात्रिक क्या होता है। सममात्रिक रूप यह वह रूप है जो दाईं तथा बाईं ओर से एक समान होते हैं, जैसे वृत्त, घन, आयत, गिलास। देखिए ये यहाँ पर कलश जैसा बना है, कलश, लोटा, कुछ भी समझो। ये एकदम बीच पर से काटा गया है, तो इधर भी जितना बड़ा है इधर भी उतना बड़ा है, दाएं बाएं एकदम बराबर, ठीक है। अब यही देखिए असममात्रिक रूप में क्या है कि यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति का होता है, जैसे विषमकोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली तथा सुराही आदि। यह रूप देखने में अधिक रुचिकर होते हैं। देखिए ये यहाँ काटा तो गया है, लेकिन यहाँ देखो ये चीज़ डंडी यहाँ ज़्यादा है। अगर डंडी लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ तक आनी चाहिए, तो यहाँ डंडी नहीं है। तो जब ये डंडी बन जाएगी तब सममात्रिक होगा, इसलिए डंडी नहीं है, इधर इतना ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये असममात्रिक है। चीज़ों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए गए हैं, सक्रिय और सहायक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सक्रिय रूप यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। पहले इसे देख लीजिए, फिर हम बताएंगे चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि तब समझ जाएंगे। सहायक क्या है? यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। अब पहले ये जान लो कि सहायक और सक्रिय क्या है। आप देखे होंगे फिल्मों में एक हीरो होता है। क्या? एक हीरो होता है। ये हीरो डांस करता है, ठीक है, लेकिन इन्हीं हीरो के पीछे जो है लड़की लड़के भी डांस करते हैं। कोई भी आप मूवी, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी कुछ भी देख लो, तो आप देखे होंगे आगे एकदम हीरो रहता है, उसके बाद लड़के लड़कियां जो है पीछे डांस करते हैं। तो हम लोग केवल हीरो को देखते हैं, अरे वाह ये तो सलमान खान है, तो शाहरुख खान है, तो अजय देवगन है, तो जो है कोई है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग पीछे जो डांस करते हैं इनको कभी पहचाने हैं कि अरे ये तो कौन है भाई, अरे ये कौन है? नहीं ना। तो ये जो हीरो हैं ये मुख्य आकृति है, मुख्य है, सक्रिय, यही सक्रिय है इस चित्र में। बाकी ये पीछे वाले तो इसकी सहायता कर रहे हैं, जैसे जैसे हीरो डांस कर रहा है वैसे वैसे वो भी कर रहे हैं, मतलब सहायता कर रहे हैं। तो सक्रिय माने मुख्य रूप से जो मुख्य आदमी है, और सहायक मतलब जो करे आगे पीछे घूमे। तो यही देखो, सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित, यानी कि हीरो के पीछे जो होते हैं छोटे छोटे कलाकार डांस वांस करते हैं,
ये इनको रूप बल देते हैं ताकि अच्छा लगे, बस यही चीज़ है। आप समझ गए? अरे वाह, इतना जल्दी। देखिए, आयताकार। आयताकार का अर्थ है अस्थायित्व व शक्ति। त्रिभुज ऐसे बनता है ना, तो इसका मतलब है विकास हो रहा है और सुरक्षा। वृत्ताकार ऐसे ऐसे बनता है, इसका मतलब है गति और आकर्षण, गोल चीज़ ज़्यादा आकर्षित करता है। अंडाकार में लावण्यता और सौंदर्य। अंडाकार कैसे होता है? अंडा थोड़ा ये ऐसे लावण्य युक्त होता है ना, बस ये लावण्य और सौंदर्य। आगे देखते हैं वर्ण। देखिए, वर्ण मतलब होता है रंग, ये भी आप जानते हुए चलिए। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख पाते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आँखों में रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स एंड कोन्स नामक 2 ग्रंथियां होती हैं जो चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य रंग लाल, पीला, नीला। क्या लाल, पीला, नीला माने जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं और अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। देखो, लाल, पीला और नीला आप कोई भी कलर मिला डालो नहीं बनेगा, लेकिन हरा, बैगनी, नारंगी, भूरा, ये सब इन्हीं 3 कलर में से अगर मिलाओगे मात्रा में तो बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वर्ण मतलब होता है रंग। रंग के गुण। रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान, सघनता। इंग्लिश में ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए, रंगत किसे कहते हैं? जिसे ह्यू कहते हैं। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, मतलब जैसे रंगवा ओका वैसे रहदा, वो मैं छेड़खानी न का तो का रंगत कहें। जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। ठीक है, यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले के मध्यस्थ में दर्शक जान पड़ता है। अब मान किसे कहते हैं? देखिए, मान मतलब वैल्यू। अब वैल्यू मतलब जाने क्यों कम वैल्यू होत, क्यों ज़्यादा वैल्यू होता है, होत ना। रिश्तेदारी और देख ले क्यों आओ थे कि तो एकदम वैल्यू बहुत होते, ऊपर चाय पानी, और कुछ रिश्तेदार ज़्यादा पानी पी के चले। तो ये चीज़ देखिए, मतलब वैल्यू क्या कितना मानवा, बस ये चीज़ समझा। यह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। जैसे गहरा लाल, हल्का लाल आदि। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। देखिए, मान लो ये लाल है, इसमें सफ़ेद मिलाएंगे, हल्का लाल, हल्का लाल, हल्का हल्का हो जाएगा, यानी कि मान बढ़ जाता है। और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो मान घट जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार सफ़ेद और काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान तैयार किए जाते हैं। यानी कि लाल में सफ़ेद मिलाते जाओ हल्का होता जाएगा, और किसी रंग में काला मिलाते जाओ गाढ़ा होता जाएगा, उसमें कालापन आता जाएगा। बस यही चीज़ें समझाना चाहता है। इसके बाद है सघनता, जिसे इंटेंसिटी कहते हैं। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। जितना अधिक वर्ण, यहाँ रंग समझिए, ठीक है, जितना अधिक रंग शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले रंग चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्ण में सघनता कम हो जाती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, भेद हम पढ़ेंगे। क्या भेद? वर्ण भेद मतलब रंग के भेद। वर्ण के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है मुख्य वर्ण या प्राथमिक रंग, जिसे प्राइमरी कलर्स कहते हैं। अब देखो कौन कौन सा है। मुख्य वर्ण वे वर्ण हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं होते, यानी जिसमें कुछ मिलाया नहीं जाता है कोई रंग, तो वो प्राथमिक रंग होते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग भी है, याद कर लो। लाल, पीला, नीला याद तो किए होंगे। ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध है और इनका अपना अस्तित्व है।
ये मुख्य रंगतें पदार्थ की हैं। पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें होती हैं, नीली, पीली और लाल, यानी कि यही ऊपर वाला बात कर रहा है, ठीक है, नीली, पीला, लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न हैं। प्रकाश की मुख्य 3 रंगतें हैं। लाइट चली गई है, फिर भी प्रकाश हो रहा है, ठीक है। हरी, बैगनी, लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तन हो जाएगी। इसके विपरीत पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा और पीला तथा नीला मानते हैं। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि तंतु से होता है। देखिए, इसके विपरीत पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला मानते हैं। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि के तंतुओं से होता है। हमें लगता है हम ज़्यादा जूम कर दिए हैं, बस ऐसे रहेगा तो कवरअप होता जाएगा। प्राथमिक वर्णों या रंगों का प्रभाव। लाल रंग का क्या प्रभाव है? उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि। यह एक गर्म रंग है। पीले रंग का प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि। यह गर्म रंग है। नीले रंग का प्रभाव शीतलता, आनंद, राजस्य, निराशा, बीमारी, विष तथा रात्रि आदि। यह ठंडक रंग का वर्ण है, ठीक है। अब हम देखते हैं द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। किन्हीं 2 मुख्य रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है वही द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे लाल नीला को मिलाओगे बैगनी बनेगा, लाल पीला को बनाओगे नारंगी बनेगा, पीला नीला को बनाओगे हरा बनेगा। देखिए, द्वितीयक वर्णों का प्रभाव। बैगनी वर्ण का क्या प्रभाव है? सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि में इस रंग का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको दर्शाना है तो, ठीक है। साथ ही देखो नारंगी रंग। नारंगी रंग का क्या प्रभाव है? तो ये वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि ये रंग गर्म होता है। हरे वर्ण का प्रभाव वसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनता, समृद्धि, प्रसन्नता तथा शीतलता आदि है। यह ठंडा वर्ण है। तृतीयक रंग क्या है? बैगनी नारंगी मिलाओगे रसेट बनेगा, बैगनी हरा मिलाओगे ऑलिव बनेगा, हरा नारंगी मिलाओगे सेरटन बनेगा, ठीक। और देखो, समीपस्थ या समापवर्ती वर्ण। समापवर्ती में जो मिलते जुलते हैं। समापवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं, जैसे पीला नारंगी सभी पीला रंग में उपस्थित होता है। विरोधी रंग को अपोजिट कलर कहते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं, जैसे हरे का विरोधी लाल, नारंगी विरोधी बैगनी और नीला विरोधी पीला। एकांकी रंग क्या है? इन्हें मोनोक्रोम कहते हैं। यहाँ केवल एक ही रंग के विभिन्न तान तथा सघनता वाली रंगों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, ठीक है। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, यही सब है। अब देखिए तान किसे कहते हैं। देखिए तान किसे कहते हैं। तान मतलब टोन। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के परिणाम का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद या काले रंग की मात्रा के अंतर में उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छाया, जिसे डार्क कहते हैं, दूसरा मिडिल टेंट कहते हैं, तीसरा लाइट। यानी कि छाया, देखो प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया, यानी काला सफ़ेद के बीच वाला मध्यम होता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास आज हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से लगभग लोग 90% लोग यहीं से फेल होते हैं। चित्र में तान का महत्व। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिसे व्यक्त करने में चित्रकला के मूल आधार तत्वों का भी बड़ा सहयोग होता है।
क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप, रेखा, रंग, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी चित्र में रंग के द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्वि-आयामी धरातल पर त्रि-आयामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम या सघनता का आभास हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लतापूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वही लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है, किंतु तान के परिवर्तन से भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, वयन माने होता है पोत। धरातल का गुण पोत कहलाता है। हम इसको एक बुनावट भी कहते हैं। क्या बुनावट? अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदरा, चिकना। पोत दो प्रकार का अनुभव किया जाता है, पहला चक्षु से, दूसरा अनुभूति, मतलब पहला देखकर और दूसरा छूकर। साधारण पोत तीन प्रकार के होते हैं, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। देखिए, प्राप्त किसे कहते हैं या कल्पित, जो जैसा मिले ओका वैसे यूज कला का प्राप्त का थे, जैसे पत्थर उत्तर। ठीक बा, लेकिन आगे पढ़ ली था, कौन दिक्कत ना है। देखा, प्राप्त पोत प्रकृति द्वारा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्रकृति पोत जैसे शिला मतलब पत्थर, भित्ति मतलब दीवार, पत्थर, कपड़ा और ताड़पत्र आज स्वतः ही आया हुआ दिखाई देता है। अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है। कंपनी शैली में अक्सर जो है अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार जब से पेपर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम ही को मिला है। ठीक है, आगे देखो। तीसरा है सृजित पोत, जो बनाया जाता है। सृजित पोत ये यंत्रों के माध्यम से, ये देखो, यंत्रों के माध्यम से की सहायता से सृजित पोत किया जाता है। इस प्रकार के सृजित पोत का प्रभाव चित्र में क्रियाशीलता प्रदान करता है। अंतराल किसे कहते हैं? 6ठा नंबर है। अंतराल किसे कहते हैं? देखिए, चित्रकार जिस भूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टतः द्विआयामी होता है, वही अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह कार्य या रूप का निर्माण करता है वह अंतराल कहलाता है। अब देख लीजिए, अंतराल का महत्व भी देख लीजिए। कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है, परंतु इन कलाकारों में तालमेल दिखाने के लिए एक रास्ता से बचते हुए इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने में स्थान मात्र है, अपितु धरातल पर भिन्न भिन्न प्रभावों से उद्वेलित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार किया जाता है, एक सम विभाजन, दूसरा असम विभाजन। ठीक, देखा, सम विभाजन किसे कहते हैं? रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। वही हम लोग एक जगह नहीं देखे थे कि ऐसे कुछ बना था सुराही जैसा, और उसको ये ऐसे बना था, मतलब बराबर ऐसे काटा गया था। यही चीज़ है। तो यही चीज़ कह रहा है कि दाएं और बाएं से समान हो। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति और संतुलन भाव प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा असम विभाजन। चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। कल्पना करके कि हाँ ऐसे इसका फेस, यहाँ नाक इतना तिरछा होगा, सीधा खींचेंगे, ऐसा आएगा, यही सब। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति और तनाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्विआयामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य के द्वारा अंतराल में समायोजित किया जा सकता है। देखिए, चित्र संयोजन के सिद्धांत, इसे हम ये 95% पूछा जाता है इंटरव्यू में।
तो इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे आराम से। सक्रिय और सहायक हमने इसे आपको बताया था कि अगर हीरो डांस कर रहा है तो सक्रिय है और उसके आगे पीछे लड़के लड़की डांस करते तो वो सहायक है। बस यही चीज़ आप एक बार फिर पढ़ लो। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय स्थान कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती है। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर ही सहायक आकृतियों को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, आप वो चीज़ें समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो मैं एक चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये चित्र, वाह बहुत अच्छा चित्र है, देख लीजिए। देखिए पहले ये पेड़ देखिए, इसमें मुख्य आकृति सबसे पहले जिस पर नज़र जाए वो मुख्य आकृति होती है, सक्रिय होती है। तो हमारा सबसे पहले नज़र पेड़ पर गया, फिर उसके बाद यार ये धरातल, यहाँ तक पृथ्वी है, इसके ऊपर आसमान, ये देखते हैं। अब बताओ इसमें सबसे पहले आपका नज़र कहाँ जाता है? सबसे पहले आपका नज़र इस दरवाजे पर जाएगा, तो ये दरवाज़ा आपका सक्रिय हो गया और ये जो ईंट ऊँट लगा है ये सब आपका सहायक हो गया। जिस पर आपकी नज़र सबसे पहले जाए वही चीज़ होगा। इसमें सबसे पहले नज़र हमारी इस फोटो पर गई है, ठीक है ना। ये तो नहीं कि ये जो फूल छोटे छोटे डिजाइन बने इस पर नहीं, सबसे पहले इस फोटो पर गई, तो ये हो गया सक्रिय, ये हो गया सहायक। अब बताओ इसमें, बताओ इसमें सबसे पहले हमारी नज़र जो है इन आकृतियों पर गई, तो ये है सक्रिय, बाकी ये छोटे छोटे हैं सहायक। इसमें क्या गया? इसमें सर्वप्रथम हमारी नज़र इस पर गई, ये सक्रिय, ये सहायक। बस अब आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।